नमस्कार, हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के त्रिशूर और तिरुवनंतपुरम में की जनसभा। कहा, मोदी की गारंटी में भारत बनेगा विश्व स्तरीय संरचना का केंद्र। शाम को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में करेंगे चुनावी रैली। सभी दलों के दिग्गजों ने प्रचार में झोंकी ताकत। उत्तराखंड के मसूरी में जेपी नड्डा, अमित शाह त्रिपुरा, मणिपुर और राजस्थान में प्रचार में जुटे। जम्मू में राजनाथ सिंह ने भरी हुंकार। राहुल गांधी ने वायनाड में, प्रियंका गांधी ने राजस्थान के अलवर में किया रोड शो। मुरादाबाद में मायावती ने की जनसभा। शराब नीति घोटाले से जुड़े मामलों पर सुनवाई। अरविंद केजरीवाल और के कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर हाई कोर्ट के फैसले पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अदालत ने ईडी से मांगा जवाब। ईरान पर जवाबी हमले में इजराइल का साथ नहीं देगा अमेरिका। सुरक्षा परिषद में तेहरान को जवाबदेह ठहराने पर करेगा काम। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने इजराइल पर ईरान के हमले के बाद संयम बरतने का किया आह्वान। कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट में भारत के विदित गुजराती ने हिकारू नाकामुरा को हराकर किया बड़ा उलटफेर। वहीं डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंदा के बीच खेला गया मैच रहा ड्रॉ। इस ड्रॉ के बाद गुकेश संयुक्त रूप से शीर्ष पर बरकरार। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के त्रिशूर में एलडीएफ और यूडीएफ पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि केरल में ये दोनों गठबंधन एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि दिल्ली में वो एक दूसरे के साथ परिवारवाद को बढ़ावा देने के टिप्स साझा करते हैं। उन्होंने कल ही जारी किए भाजपा के संकल्प पत्र का जिक्र किया और कहा कि इसमें जो वायदे किए गए हैं वो पूरे किए जाएंगे। उन्होंने राज्य में पानी की किल्लत के मुद्दे को उठाया और इस पर सत्तारूढ़ राज्य सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने हर घर जल पहुंचाने में एलडीएफ सरकार के भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया। पीएम ने राज्य में सहकारी बैंक में हुए गबन का भी उल्लेख किया और लोगों को भरोसा दिलाया कि इसमें अपनी पूंजी खो चुके लोगों को उनका पैसा वापस कराया जाएगा। पीएम ने इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बिना नाम लिए उन्हें घेरा और कहा कि वो इस मुद्दे पर एक शब्द भी जनता के बीच नहीं बोलते हैं। कांग्रेस के एक बड़े नेता जिनको यूपी में अपनी खानदानी सीट पर इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है और उन्होंने केरला में अपना नया ठिकाना बना लिया है। चुनाव जीतने के लिए यहां कांग्रेस ने उस संगठन के पॉलिटिकल विंग से बैकडोर समझौता किया है जिसको देश में देश विरोधी प्रवृत्ति के लिए बैन किया गया है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कांग्रेस के इन नेताओं के मुंह से कभी भी कोऑपरेटिव बैंक के स्कैम के लिए कैसे पैसे लूटे हैं एक शब्द बोलते हैं क्या? कांग्रेस के ये युवराज केरला के लोगों से वोट तो मांगेंगे, लेकिन
आपके हक में, आपके मुद्दों पर एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। पीएम मोदी ने दिन की दूसरी जनसभा को केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित आटिंगल में संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार पर एक बार फिर एलडीएफ और यूडीएफ पर निशाना साधा। पीएम ने सहकारी बैंकों में हुए गबन को लेकर सीपीएम नेताओं को घेरा। उन्होंने जनता से वायदा किया कि भ्रष्टाचार का शिकार हुए लोगों को उनका पैसा वापस किया जाएगा। सीपीएम के नेताओं को जो रिश्वत मिली है वो भी सैकड़ों करोड़ रुपए में है। जैसे अकेले त्रिशूर में ही 80 से ज्यादा अघोषित खातों में 25 करोड़ रुपए की रिश्वत जमा है। अकेले त्रिशूर के सीपीएम जिला सचिव के नाम पर 100 से ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदी गई है। जब एक स्थान का ये हाल है तो हम बाकी केरला का अंदाज लगा सकते हैं। केरल के बाद प्रधानमंत्री तमिलनाडु का रुख करेंगे। पीएम यहां शाम को तिरुनेलवेली में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा के अगरतला में एक चुनावी जनसभा में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने आदिवासियों के सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए और समावेशी विकास के लिए देश भर में न केवल विकास के काम चलाए हैं बल्कि उन्हें साथ में भी रखने का काम किया है। मोदी जी ने ट्राइबलों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने आदिवासियों के सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए और समावेशी विकास के लिए देश भर में न केवल विकास के काम चलाए हैं, उनको साथ में रखने का भी काम किया है। कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट सालों तक शासन करते रहे, एक भी आदिवासी बेटा बेटी को देश का राष्ट्रपति नहीं बनाया। उत्तराखंड के मसूरी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में एक चुनावी रैली में शामिल हुए। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने मोदी सरकार द्वारा पिछले 10 सालों में राजनीति की परिभाषा बदलने की बात कही। आज 10 साल के अंदर मोदी जी ने राजनीति की परिभाषा, राजनीति की संस्कृति, राजनीति का चाल ढाल, राजनीति का तौर तरीका और राजनीतिक दृष्टि से संकल्प की परिभाषा बदल दी है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। और इसीलिए अब हम कहते हैं बदलता भारत, बढ़ता भारत, विकसित भारत, इस संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पश्चिम बंगाल की सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी की सरकार केंद्र की योजनाओं को क्यों राज्यों में नहीं लागू होने देती, इससे यहां की गरीब जनता पर प्रभाव पड़ता है। कि आखिरकार ममता बनर्जी जी पश्चिम बंगाल की गरीब और जरूरतमंद जनता के खिलाफ क्यों हैं? वो क्यों पक्के मकान नहीं बनाकर देना चाहती जो मोदी सरकार पैसा भेजती है? वो क्यों देश के और पश्चिम बंगाल के हमारे किसानों के खाते में पैसा क्यों नहीं डालने देना चाहती? वो आयुष्मान भारत के 5 लाख का मुफ्त इलाज का लाभ क्यों नहीं यहाँ की जनता को देना चाहती? क्यों पश्चिम बंगाल की जनता के खिलाफ ममता बनर्जी जी हैं? ये मेरा सीधा सवाल है। केंद्र की योजनाओं पर रोक क्यों लगाती हैं? भाजपा के वरिष्ठ नेता एस जयशंकर ने आज बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश में जो अलग अलग योजनाएं बनाई हैं उससे लोगों को फायदा हो रहा है।
Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana, which has been really giving free rations of 5 kilos of rice in this state to people. Today 80 crore people in India benefit from it. Similarly, the Awas Yojana, which already across the country has created 4 crore houses. There is a target of increasing this by another 3 crores more. For every household, the electricity bill will come down by Surya Ghar Yojana, where there will be rooftop solarization and the benefits from that. In terms of support for employment, one, of course, with the Mudra loan amount, which is 10 lakhs, we will increase it to 20 lakhs. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अलवर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में अलवर शहर में अपना रोड शो शुरू किया। उनके साथ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव और भंवर जितेंद्र सिंह भी रहे। सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों ने कांग्रेस नेताओं का अभिवादन किया। कांग्रेस ने इस सीट से ललित यादव को उम्मीदवार बनाया है, जो विधायक भी हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से केरल के एक हफ्ते के दौरे पर हैं। वो आज अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में हैं। राहुल गांधी एक बार फिर इस सीट से उम्मीदवार हैं। उन्होंने आज सुबह वायनाड में रोड शो किया। इस सीट से राहुल गांधी को कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है। इंडी गठबंधन के प्रमुख दल सीपीआई ने इस सीट से एनी राजा को मैदान पर उतारा है। वहीं भाजपा ने अपनी राज्य इकाई के प्रमुख के सुरेंद्रन को मैदान में उतारा है। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि यहां पर मुख्य लड़ाई कांग्रेस और आरएसएस की विचारधारा की है। The main fight is against the ideology of the RSS and the ideology of the Congress party. So the BJP people, the Prime Minister, they say one nation, one people, one language, one leader. And this is a fundamental misunderstanding of our country, because language is not something that is imposed from the top. Language is something that comes out from inside the person, inside the heart of the person. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर पूर्व राज्यों में कांग्रेस का अच्छा जनाधार है। असम के 7 मंत्री और मुख्यमंत्री खुद जोरहाट में कांग्रेस उम्मीदवार को हराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मजबूती से लड़ रहे हैं। हमारा प्रचार सभी जगहों में सही ढंग से चल रहा है। कई राज्यों में राज्य सरकार की ओर से पूरी प्रयास की जा रही है कि हमारे प्रचार को उसके सामने कुछ बाधाएं लगाने के लिए, खास तौर से असम में असम के मुख्यमंत्री और असम के 7 मंत्री सिर्फ एक ही सीट पर वो ध्यान दे रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री जोरहाट में बैठे हुए हैं, क्योंकि वो घबराए गए हैं कि जोरहाट के हमारे उम्मीदवार गौरव गोगोई जी जरूर इस सीट को जीतने वाले हैं। बीजेडी के पूर्व सांसद डॉक्टर प्रभाष कुमार सिंह आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। डॉक्टर प्रभाष कुमार सिंह ओडिशा के बारगढ़ से बीजेडी के टिकट पर 2014 का चुनाव जीतकर लोकसभा सांसद चुने गए थे। गौरतलब है कि ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ हो रहे हैं। ऐसे में बीजेडी के एक प्रभावशाली नेता के भाजपा में शामिल होने से राज्य में भाजपा को एक मजबूती मिली है। हर बार की तरह इस बार भी देश की संप्रभुता को चुनौती देने वाले नक्सली चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन नक्सलियों के खिलाफ चल रहे जबरदस्त अभियान और मतदान के प्रति जनता का उत्साह उन पर भारी पड़ रहा है। बस्तर से ये खास रिपोर्ट देखिए। बस्तर लोकसभा में पहले चरण यानी 19 अप्रैल को मतदान होना है।
सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा के कुछ इलाकों में नक्सलियों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। नक्सली बयान जारी करके लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे मतदान ना करें और बार इस पर जोर दे रहे हैं। लेकिन कई महीनों से नक्सलियों के खिलाफ चल रहे जबरदस्त ऑपरेशन के चलते नक्सलवाद की कमर टूटती नजर आ रही है और आम मतदाता खुलकर इस बहिष्कार को नजरअंदाज कर रहा है। नहीं, हम वोट डालने जाएंगे, किसी का खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है, कुछ नहीं, नक्सली नहीं, कुछ नहीं। हमको वोट डालना है, मतलब डालना है। बहिष्कार कर रहे हैं, वो उधर कर रहे होंगे, हमको कोई डर नहीं है। गांव वाले हमको कोई डर नहीं है, नक्सली से कोई डर ही नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि मैं अपने तरफ से पूरा फुल उम्मीद है कि मैं वोट डालने जाऊँगा। मेरा कोई किसी से कोई मतलब नहीं, मैं अपने हिसाब से जाऊँगा, अपने हिसाब से, बिल्कुल डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है मेरे को, बेफिक्र मैं जाऊँगा, वोट डालने जाऊँगा। बहिष्कार करने दो, लेकिन मैं जाऊँगा। पुरुष ही नहीं, गांव की महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने भी डंके की चोट पर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने का फैसला कर लिया है और वो ये कहने से भी कतराती नहीं हैं। वोट डालने जाओगी? हाँ। किस दिन है वोट, पता है? हाँ, तो जो दिन वोट है उन दिन जाऊंगी। पर जाने का पक्का है ना? हाँ। नहीं, यहाँ कई लोग कह रहे थे कि वोट के इलेक्शन के बहिष्कार के लिए सब कह रहे हैं ना, मत जाओ, वोट मत डालो। तो कोई डर तो नहीं है? नहीं। सुरक्षा बलों का दावा है कि इस साल जनवरी से अब तक 50 नक्सल आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। 150 से ज्यादा आतंकी और उनके सहयोगी गिरफ्तार किए गए हैं। 200 से ज्यादा नक्सली इस साल आत्मसमर्पण करके मुख्यधारा में शामिल हो चुके हैं। वर्ष 2024 में अब तक विगत 3 महीने में माओवादियों के खिलाफ प्रभावी रूप से अभियान संचालित की गई, जिसके परिणाम स्वरूप 48 से अधिक माओवादियों के डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा रिकवर किए थे और अनेक ऐसा माओवादी कैडर के डेड बॉडी जो हमने मुठभेड़ के पश्चात रिकवर नहीं कर पाए थे, लेकिन माओवादी द्वारा खुद अपना प्रेस विज्ञप्ति में उसको स्वीकार किया और साथ साथ अनेक माओवादी कैडर मुठभेड़ के पश्चात या अलग अलग परिस्थिति में उनकी गिरफ्तार भी किए गए थे और कई माओवादी कैडर जो माओवादियों के एक असली चेहरा है, जो हिंसात्मक और एक विकास विरोधी चेहरा है, उसको देखकर जान लिया, पहचान लिया, उसके पश्चात हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए उद्देश्य से आत्मसमर्पण भी किया। इस प्रकार माओवादियों का भी काफी बैकफुट में है, फिर भी हम माओवादियों का ताकत को कम आकलन नहीं कर रहा है। बस्तर लोकसभा में भाजपा चुनाव जीते या कांग्रेस, इतना तय है कि नक्सली खौफ को नजरअंदाज करके जनता ने लोकतंत्र को पहले ही जीत लिया है। हर बार की तरह इस बार भी देश की संप्रभुता को चुनौती देने वाली नक्सली चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नक्सलियों के खिलाफ चल रहे जबरदस्त अभियान और मतदान के प्रति जनता का उत्साह भी उन पर भारी पड़ रहा है। सुरक्षा बलों का दावा है कि इस साल जनवरी से लेकर अब तक 50 नक्सल आतंकी को ढेर किया जा चुका है। 150 से ज्यादा आतंकी और उनके सहयोगी को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, दंतेवाड़ा। तो 24 की चुनौती में अभी के लिए इतना ही। और यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हाँ हाँ, देखो जी भर के अपना ही है और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा, हमारे टाइम तो अटकाना, फटकाना, लटकाना यही कल्चर होता था, पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है। सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो, अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबिल ब्रिज देख लो, और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना? मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। सर, 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा।
फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने? क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को एससी ने खारिज किया था। कोर्ट ने ईडी को 24 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। ईडी की दलीलों पर अगर केजरीवाल जवाब देना चाहते हैं तो 27 अप्रैल तक जवाब दाखिल करेंगे। अगली सुनवाई 29 अप्रैल से शुरू होने वाले हफ्ते में होगी। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं दिल्ली आबकारी घोटाले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने के कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। कविता की सीबीआई रिमांड का आज आखिरी दिन था। देश में आगामी मौसम के पूर्वानुमान को लेकर आईएमडी ने आज प्रेस वार्ता की और बताया कि इस बार के मानसून में बारिश अच्छी होगी, जिसका किसानों को अच्छा फायदा मिलेगा और वहीं कई हिस्सों में गर्मी का प्रकोप भी रहेगा। कैसा रहेगा आगामी मौसम, इस पर हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने आईएमडी के महानिदेशक एम महापात्रा से खास बातचीत की। मानसून को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं? डीजी महापात्रा जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ खास तैयारियां हैं? कैसा इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं मानसून? आज भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा आने वाले मानसून सीजन में कितना बारिश होगा इसका जानकारी दिया गया है। देश के लिए खुशखबरी है कि इस साल सामान्यतः जितनी बारिश होता है इससे ज़्यादा बारिश होने का पूर्वानुमान किया गया है। क्वांटिटेटिवली हमारे भारतवर्ष में ऑन द एवरेज 87 सेंटीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड किया जाता है 1 जनवरी से 30 सितंबर के टोटल रेनफॉल, और इस साल 87 सेंटीमीटर की 106% ±5% बारिश होने का संभावना है, यानी एबव नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है। और भारतवर्ष में डिफरेंट हिस्सों का बात करें तो लगभग बहुत सारे हिस्सों में नॉर्मल से एबव नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है, एक्सेप्ट ईस्टर्न इंडिया के कुछ हिस्से जैसे कि उड़ीसा और एडजनिंग एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, झारखंड, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के अधिकांश हिस्सों में, और लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश कुछ हिस्सों में बारिश सामान्य से कम होने का संभावना है। बिल्कुल, चुनावी माहौल भी है तो कैसे राहत मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ काफ़ी हीट देखने को मिल रही है। चुनावी को देखते हुए हम स्पेशल बुलेटिन भी हम इशू कर रहे हैं। हीट वेव का पूर्वानुमान पहले हम मार्च महीने में जारी किए थे, इसका अपडेट फिर 1 अप्रैल में जारी किए, और इसको फॉलो करते हुए हर हफ्ते हम अगले 2 हफ्ते में कैसे होने वाले जारी कर दे रहे हैं, और हर दिन हम नेक्स्ट 7 डेज़ का फोरकास्ट भी दे रहे हैं। अभी ऑलरेडी अप्रैल महीने का फर्स्ट हफ्ता में एक स्पेल हो चुका है। इसके बाद थंडरस्टॉर्म होते हुए सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में टेम्परेचर नॉर्मल या बिलो नॉर्मल है, और ईस्टर्न इंडिया में अभी जो थोड़ी सी राहत मिला था अभी फिर टेम्परेचर बढ़ रहा है। फार्मर्स के लिए खुशखबरी है कि ये पूरा कंट्री एज ए होल अच्छा बारिश होने का संभावना है। तो आपने साफ तौर पे सुना किस तरह से डीजी अर्थ एंड साइंस ने बताया कि किसानों के लिए अच्छी खबर है, बारिश अनुमान के हिसाब से अच्छी देखने को मिलेगी और अच्छी फसल भी देखने को मिलेगी। मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। उत्तराखंड के 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री की यात्रा करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा इस साल भी यात्रियों की संख्या को सीमित करने की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री धाम के कपाट 10 मई को खुलेंगे और बद्रीनाथ धाम के द्वार 22 मई से दर्शन के लिए खुलेंगे। वहीं पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा जाने के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है।
यात्रा के पंजीकरण के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जरूरी है। देश भर में 4 बैंकों जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और यस बैंक की 540 शाखाओं में पंजीकरण करवाया जा सकता है। इसके साथ ही श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर भी श्रद्धालु पंजीकरण करा सकेंगे। 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त को संपन्न होगी। कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट के 9वें दौर में भारत के विदित गुजराती ने हिकारू नाकामुरा को हराकर एक बड़ा उलटफेर किया। रविवार को खेले गए मुकाबलों में विदित गुजराती जीत दर्ज करने वाले एकमात्र खिलाड़ी रहे। वहीं उन्होंने नाकामुरा को दूसरी बार मात दी। विदित ने दूसरे दौर में भी नाकामुरा को हराया था। वहीं भारत के 2 खिलाड़ियों डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंदा के बीच खेला गया मैच ड्रॉ रहा। इस ड्रॉ के बाद गुकेश संयुक्त रूप से शीर्ष पर बरकरार हैं। वहीं प्रज्ञानानंदा उनसे आधा अंक पीछे दूसरे स्थान पर है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।